रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। पहले आपको जानना पड़ेगा ये इकोनॉमी क्या होता है। बेटा, इकोनॉमी वो जगह है जहां पे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, वो एरिया। अच्छा, एरिया कैन बी मुंबई एक इकोनॉमी हो सकता है, महाराष्ट्र एक इकोनॉमी हो सकता है। भारत में 6 लाख गांव है, हर एक गांव एक इकोनॉमी हो सकता है। इंडिया एक इकोनॉमी हो सकता है, वर्ल्ड एक इकोनॉमी हो सकता है। समझ में आया? नासिक जैसा डिस्ट्रिक्ट एक इकोनॉमी हो सकता है, नासिक सिटी कैन बी एन इकोनॉमी। सो इकोनॉमी सिंपल सी भाषा में वो जगह जहां पे गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसका पैसों का गिनती कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वर्ल्ड का रिचेस्ट इकोनॉमी सब जानते हैं। नंबर 1 कौन है? अमेरिका। नंबर 2 कौन है? चाइना। नंबर 3 कौन है? जापान। चौथा कौन है? जर्मनी। पांचवे अपन है। वर्ल्ड के 268 लाख करोड़ का अपना जीडीपी है, नेशनल इनकम है। तो बिजनेस का 268 लाख करोड़ में तो आएगा ही ना। भारत में 268 लाख करोड़ यदि है तो ये बिजनेस ही लाएंगे। बिजनेस और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस में दो चीज क्या आएगा? इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स आएगा। इतने सालों से देखा जाए तो पृथ्वी बोलते 2 लाख साल पुरानी है। 2000 साल क्राइस्ट के बाद तो 2000 साल हो गए। महाभारत और रामायण को बोलते हैं कि बिफोर क्राइस्ट 3000 साल पहले हुए। ठीक है, तो टाइम, और तभी भी इफ यू गो बैक हजारों साल पहले तो लोग जानवर देके गेहूं चावल का एक्सचेंज होता था, तभी भी एक्सचेंज होता था। बार्टर सिस्टम तभी भी था। इंडिया का पास्ट गोल्डन था। आपको जान के हैरानी होगी कि कपड़ों में आपका डिजाइन डाइंग वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी था और किसी के पास नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, वो क्लोव बोलते ना, खाने में जो रहता है मसाला, मसाला का ट्रेडिंग करने के लिए चेन्नई में लैंड हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। देखते ही देखते उन्होंने पूरा भारत पे कब्जा कर लिया और ये टेक्नोलॉजी स्प्रेड हो गया। सफेद कपड़े पे डाइंग का सिर्फ भारत के पास था वो टेक्नोलॉजी। सो बोलने का तात्पर्य गोल्डन पास था और अपना व्यापार सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को। ईस्ट इंडिया कंपनी सब लुट के गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर ब्रिटिशर्स ने बाद में कर लिया। और आपको जानकर खुशी होगा, आज ईस्ट इंडिया कंपनी चालू है, उसको एक भारतीय ने खरीद लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी इज नाउ बॉट बाय एन इंडियन। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल जो जमीन से खोदने के बाद एविडेंस बताते हैं कि इकोनॉमी तभी भी था, वेयर कैरिड आउट बाय बोथ वाटर एंड लैंड रूट्स। अच्छा, जो जमीनी अपना बॉर्डर है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जमीनी अपना रूट्स है, वही हम पानी के थ्रू भी जाता है। ठीक है, सिल्क रूट एंड मैरीटाइम ट्रेड, मैरीटाइम मतलब समुद्र का जो ट्रेड है, ये गुड्स और कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। मैं आपको बताऊं, दुबई में पर्ल्स है ना, पर्ल, ये सब दुबई में तभी जो ऑयल है, पेट्रोल है, 1970 में आया। 1970 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था। उसके पहले लेकिन जो व्यापार होता था पर्ल्स का वो लोग करते थे। अभी तो पेट्रोल का मेन करते हैं। और टूरिज्म, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग जो लैंड करते हैं एयरपोर्ट, वो कौन सा है? दुबई का एयरपोर्ट है। अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है ना, दुबई मॉल, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग। सो व्यापार तो था इंटरनली भारत के भीतर, और भारत से बाहर भी जाता था गुड्स। चाय में अपन आसाम, दार्जिलिंग में काफी आगे हैं। तो देश को सरप्लस होता था। सरप्लस मतलब तुमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 80 रुपए का इंपोर्ट किया, 20 रुपया देश में आ गया। टेक्निकली इसको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो अपना देश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले सरप्लस में था, लेकिन दिक्कत यह था इतना सारा राजाशाही किंगडम थे और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठा लिया। तो बिकॉज
लोगों को अपना घर चलाना था, रोजी रोटी कमाना था, पेट पालना था। और मेन क्या करते थे, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, भेड़ बकरियां, वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स। मैंने बोला है भारत डाइंग फैब्रिक्स में अकेला देश था जिसको टेक्नोलॉजी पता था। मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पटिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, मेसनरी, जो ईंट का काम है ना वो सब होता था, और बहुत सारे फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स। आज भी आपके जो मंदिर है ना, मंदिर के कारीगरी, स्वामी नारायण मंदिर, ये सब दिखता है ना, कितना गजब मार्बल से बनाते हैं। ये सब का गढ़ कौन है, सबसे बेस्ट कारीगर कहाँ से आते हैं? राजस्थान। गोल्ड के कारीगर कहाँ से आते हैं? कलकत्ता। डायमंड्स में दबदबा किसका है? सूरत। 3-4 हजार तो फैक्ट्रीज मिल जाएंगे आपको सूरत में। तो ये छोटे छोटे कारखाना है। अच्छा, वर्ल्ड के 90% डायमंड्स का कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग भारत में होता है, और इसका मेन मार्केट बेल्जियम में एंटवर्प में है। वहां पे अपने जो शाह करके है ना, पूरे गुजरातीज उसमें है। वहां पे गए, धीरे धीरे बोलते ना, आपके डायमंड में छोटा मोटा काम करने में, छोटा काम से शुरू किया, आज लगभग पूरा कंट्रोल ये सब शाह गुजरातीज करते हैं बेल्जियम में। मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ था, जो भी था आप बनाते थे। तो धीरे धीरे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, जैसे सेठ, सोनार, जो कर्जा लेते ना, श्रॉफ, ये लोग कर्जा देते थे। और लगान पिक्चर्स देखा है, ब्रिटिशर्स जो करते थे, वैसे इंडिया में भी ऐसे थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी। फिर ओल्ड एज, हुंडी एंड चिट्टीज थे। जो साउथ में चिट्टीज होता था, बाकी जगह हुंडी होता था। तो ये क्या है हम देखते हैं। आप गुड्स तो ले रहे हो बट पेमेंट कैसे करोगे, तो उसके लिए हुंडी और चिट्टीज चलता था। ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, आजकल तो चेक्स आ गए, बिल ऑफ एक्सचेंज करके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डिमांड ड्राफ्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन ट्रांसफर है, आरटीजीएस, एनईएफटी। वो भी बताऊंगा क्या है, ठीक है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं, लेकिन अभी बताऊंगा तो डाइवर्ट हो जाएगा। और बैंकिंग चैनल है वो। सो जैसे वक्त बीता तो एक्सचेंज के लिए ये एक जरिया बन गया। ये एक जरिया क्यों बना? क्योंकि आप जब जमीन और समुद्र से जाओगे तो चोरी का, आपने पिक्चर भी देखी होगी, समुद्र लुटेरे, क्या बोलते हैं उनको? पायरेट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पिक्चर। सो लोग लूट लेते थे। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, अभी तो यूपी में बहुत स्ट्रिक्ट कानून है तो फिर नहीं होता। पहले तो लोग रात को निकलने से डरते थे, लूट लिए जाएंगे। अभी स्ट्रिक्ट हो गया कानून तो अच्छा है, पहले तो लूट लिए जाते थे। और अभी भी बिहार साइड में ट्रेन, झारखंड साइड में ट्रेन जब जाते लोग खिड़कियां लगा लेते हैं, उनको डर लगता है कि लूट न ले लो घुस के। सो ये इसके लिए हुंडी आ गया। हुंडी मीन्स टू कलेक्ट। आप बोलते ना, वहां जाकर हुंडी दिखा दो आपको पैसा मिल जाएगा, वो वाली बात है, ठीक है ना। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी धीरे धीरे शुरू हो गया, क्योंकि आप कैश लेके जाओगे, लूट गए तो आपका तो पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के हुंडी थे, धनी जोग हुंडी, ठीक है ना। इंडियन मर्चेंट्स, पेबल टू वन पर्सन, नो लायबिलिटी और हु रिसीव्ड पेमेंट। आप पेमेंट करो, जिसको मिला है उसको कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। सहयोग था, पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन, समवन रिस्पेक्टेबल, कोई रिस्पेक्टेबल को तो सहयोग। फिरमान जो हुंडी मिक्स, पेबल टू ऑर्डर, जिसने नाम लिखा उसको मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के थे। आज ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज और डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आ गए हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे गोल्ड और डायमंड्स के धंधे में जबान पे वैल्यू चलते हैं। लाखों करोड़ों के डील जबान पे होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको भरोसे वाले लोग चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे धंधे जबान पे चलते हैं आज भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जोखमी भी एक है कि गुड्स हमने भेज दिया, गुड्स चोरी गुम गया बीच में, तो जिसने ड्रॉ किया उस, जैसे गुड्स रास्ते में चोरी हो गया तो बिल मैंने ड्रॉ किया तो मेरी जवाबदारी, सामने वाले की कोई जवाबदारी नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हुंडी थे जो इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज प्रैक्टिस करते थे। इंडिया सब कॉन्टिनेंट, फ्रूट्स ऑफ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है मैंने बताया, 100 रुपए का एक्सपोर्ट, 80 रुपए का इंपोर्ट, कितना प्लस है, 20 रुपीज का प्लस है, ठीक है।
तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। बट आज़ादी के बाद अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव था। पिछले 10-20 साल का इतिहास देखा तो हर 3 महीने को क्या बोलते हैं, क्वार्टर, सिर्फ 2 या मतलब इफ यू सी कितने क्वार्टर्स होंगे साल में, 4, 50-100 क्वार्टर में अपना सिर्फ 2-3 बार ही पॉजिटिव है, क्योंकि अपना मेन इंपोर्ट क्या है, ऑयल, नंबर 1 इंपोर्ट। 9 लाख करोड़ का तो अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं साल का। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल है बाजार में, 50 लाख, 50 लाख। और कितने गाड़ियां हैं, 30 करोड़। साल में कितने कार्स बिकते हैं, करीबन 35 लाख। कितने टू व्हीलर्स बिकते हैं, करीबन 1.5 करोड़। तो अपन फ्रूट्स में जैसे वर्ल्ड नंबर 2 है, ज़्यादातर अपन वर्ल्ड नंबर 2 है क्योंकि चाइना वर्ल्ड नंबर 1 है, बट उसमें भी बनानास में अपन नंबर 1 है, मैंगोज में अपन नंबर 1 है, शुगर केन में नंबर 1 है, ग्रेप्स में श्योर नहीं हूँ, अपन महाराष्ट्र में है। तो हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कांदा मार्केट लासलगांव का मार्केट है, ठीक है। सो और तुमको विश्वास नहीं होगा, कश्मीर, शिमला, यहाँ पे कांदा कितना बिक रहा है, 20 रुपए किलो। पाकिस्तान में 310 रुपए किलो, 310 रुपए किलो। क्यों? पाकिस्तान इंडिया से खरीदता था तो उसको सस्ता पड़ता था, वो 20 रुपए का 50 रुपए। अभी भारत और पाकिस्तान में झगड़े हैं तो अपना कांदा जाता है दुबई, दुबई से जाता है पाकिस्तान, सब प्रॉफिट फॉरेन एक्सचेंज आ गया ना, दुबई से जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, तो ये दिक्कत आ गया। 310 रुपए किलो लास्ट रेट था पाकिस्तान में। सो बट नहीं है उनका, $1 का अपना कितना, 80 रुपये। पाकिस्तान का कितना है, 1 पाकिस्तान डॉलर के हिसाब से रुपये कितना है पता है, 288। इसलिए पाकिस्तान की बैंड बज गई है। सो वक्त के साथ साथ अपन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, धीरे धीरे बैंकिंग डेवलप हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद 1969 में बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। बहुत सारे लीडिंग ट्रेड सेंटर्स थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, पेशावर, टक्सिला। ये आपने चाणक्य सुना होगा, आई थिंक टक्सिला में उन्होंने पढ़ाई किया था, जिनको जो ना चाणक्य बोलते हैं। विष्णुगुप्त उनका नाम था, जो फेमसली चाणक्य कहलाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य के मेन गाइड थे, जैसे अमित शाह माने जाते हैं बीजेपी में, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे सामने कौन थे, चाणक्य हमेशा बैक सीट में थे, फ्रंट में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डिनेस्टी जो है ना। तो मिथिला, मधुरम, सूरत, उज्जैन, महाकाल का जो मंदिर है, ये सब उस समय स्पाइसेस, अपना देश आज भी स्पाइसेस में नंबर 1 है। स्पाइसेस निकलता कहाँ से, साउथ इंडिया, बट गढ़ है दिल्ली, ठीक है। स्पाइसेस, शुगर, इंडिगो, ओपियम, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स, बहुत सारे बकरीद में बकरे महाराष्ट्र से जाते हैं दुबई में, ठीक है। 5000 बकरे गए थे क्योंकि वहाँ बकरीद में उनको लगता है। सो हम इंपोर्ट क्या करते थे, घोड़े। अपने पास गिफ्ट कम है ये सब चीज़ों का। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा गधे पाकिस्तान में, 58% गाय भैंस वर्ल्ड के भारत में, क्योंकि गाय भैंस को पवित्र मानते हैं हम लोग का। बहुत हिंदू तो कोई खाएगा भी नहीं, तो इसकी वजह से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ से निकलता है, इंडिया। दिन का 40 करोड़ लीटर इंडिया में निकलता है। अभी इंडिया ने टारगेट बनाया और अभी बढ़ के आंकड़ा शायद 58 करोड़ लीटर हो गया, और 2035 तक वर्ल्ड का 1/3 मिल्क इंडिया में बनेगा, ये ऐसा प्लान किया गवर्नमेंट ने। सो देयर वर ऑल टाउन्स, पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स, मर्केंटाइल, सीक्रेट सेंटर्स ऐसे बनते गए, क्योंकि आज जैसे प्रोफेशनल है, जैसे लासलगांव कांदा मार्केट है, उस समय ऐसे छोटे छोटे टाउन्स में, पोर्ट समुद्र किनारे में टाउन बन गया। स्टील के कोई भी कंपनीज हमेशा समुद्र या नदी के किनारे रहते हैं। शिप बनाने वाले नदी किनारे लगेगा ना, तभी तो तुम पानी में डालोगे शिप। तो ये सब फिर सिल्वर, कॉपर, वाइन, गोल्ड, चाइनीज सिल्क बहुत फेमस हुआ, लिनन, वाइन, गोल्ड। अपना देश के पास गोल्ड का गिफ्ट नहीं है, गोल्ड और डायमंड्स का गिफ्ट नहीं है, ये सब साउथ अफ्रीका के पास गिफ्ट है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हमारा सेकंड सबसे ज़्यादा इंपोर्ट गोल्ड का है, क्योंकि हाउसवाइफ इंडिया में गोल्ड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास
डायमंड्स और गोल्ड्स का गिफ्ट नहीं है। गोल्ड माइनिंग की भारत में एक ही कंपनी नॉर्थ में है, कंपनीज ही नहीं है। अफ्रीका में आपको भर भर के मिल जाएगा क्योंकि वहां पे कोयले की खान, मेन डायमंड्स और गोल्ड के खान मिल जाएंगे आपको। और वैसे भी इस पे पिक्चर भी बने हैं ना, कौन से केजीएफ। हाँ, तो एक जमाने में जो था, अभी भी है बट बहुत कम निकलता है अपने देश में, वो नैसर्गिक गिफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री दिया गया है कि जैसे कि आफ्टर दैट द लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन जो जिन लोगों ने किया, पूरा एक लिस्ट है। पाटलिपुत्र जिसको पटना बोलते हैं, वो पत्थर के लिए एक्सपोर्ट के लिए था। पेशावर, उस समय पेशावर इंडिया का भाग था, प्री इंडिपेंडेंस पेशावर इंडिया का भाग था। हॉर्सेस के लिए फेमस था। कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंडिया चाइना रोम में होते थे। तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आई थिंक चाणक्य ने वहाँ से पढ़ाई किया। लेकिन वहाँ पे बोलते ना फाइनेंशियल दिमाग वाले लोग थे, फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक। बुद्धिस्ट, तक्षशिला बुद्धिस्ट का मेन माना जाता है, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ, इट वॉज अ कमर्शियल जंक्शन ऑन द रॉयल रोड वेर, बोलते ना ऐसी जगह जहाँ पे आप उसी जगह से आप नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। मथुरा, आज मथुरा पेड़े के लिए बहुत फेमस है। तो वो बोलते ना साउथ इंडिया, एक गढ़ था वाराणसी, मंदिर के लिए फेमस है। तो नॉर्थ उस समय ऐसे बोल सकते हैं, गोल्ड, सिल्क क्लॉथ, सैंडलवुड, वर्कमैनशिप, कारीगर। अपने देश में जैसे खाना बनाने के सबसे फेमस कौन माने जाते हैं? 99% या 90% बॉलीवुड शेफ जो है, बॉलीवुड में जो हीरोज है, सबके शेफ राजस्थान में एक जगह से आते हैं। और 2-2 लाख रुपए महीना देते हैं ये लोग जो शेफ रहते हैं उनको, बॉलीवुड के स्टार, और सब राजस्थान से आते हैं। मिथिला, ये साउथ चाइना, मतलब समुद्र किनारे बोट के थ्रू, बोलते ना समुद्र से जाते थे। अपने को लगता है कि उस समय गाड़ियां नहीं थे तो कैसे, बोट से जाते थे। अपने जो भारत के पास है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ये सब लेके जाते थे। वहां से कुछ सामान इंडिया में लेकर आते थे और फिर बेचते थे। उज्जैन, क्लॉथ, मसलिन एंड मैलो क्लॉथ, बोलते ना वो उसके लिए फेमस था उज्जैन, आज महाकाल के लिए फेमस है उज्जैन। सूरत आज डायमंड्स के लिए फेमस है, उस समय टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था, टेक्सटाइल के लिए आज भी फेमस है। मुंबई भी एक बहुत बड़ा गढ़ था कपड़ों के लिए, लेकिन फिर मशीन जैसे मॉडर्न होते गए वैसे बंद होते गए फैक्ट्रीज। आज भी सूरत डायमंड्स और टेक्सटाइल के लिए फेमस है। सब ट्रेडिंग के लिए फेमस है। क्या, कौन सा? सब अपना माल वहाँ पे ले जाते हैं। कहाँ पे? सूरत में। सूरत में आपको इतने सारे दुकानें मिल जाएंगे साड़ियों के, बहुत फेमस जगह है। लोग तो रास्ते में ही डायमंड्स का कारीगर बन जाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है 4 से 5 हजार, 3 से 4 हजार तो आपको फैक्ट्रीज मिल जाएंगे छोटे मोटे, वो तो रास्ते में भी काम करते हैं, इतना डायमंड का। लेकिन जब इकोनॉमी वर्ल्ड का डाउन होता है तो डायमंड को बहुत असर होता है, क्योंकि लोग खाना खाए का डायमंड खरीदो, खाना ही खाऊंगा ना, तो फिर सूरत को बहुत असर होता है। उनका जो कारीगर है उनको लाख लाख 1.25 लाख का पेमेंट रहता है, लेकिन जब डाउन हो गया मार्केट तो 15-20 हजार में आ जाता है। किसका? सूरत में। ऐसे भी होता है। कांची, कांचीपुरम, ऑफ कोर्स पर्ल, ग्लास, रेयर स्टोन्स, आज रॉ सिल्क साड़ीज के लिए फेमस है, कांचीपुरम साड़ीज बोलते हैं। मदुरा, फिशरीज, गल्फ ऑफ मन्नर, फॉरेन मर्चेंट, रोमन्स आते थे। ब्रोच, जो रिवर नर्मदा, नर्मदा की नदी मध्य प्रदेश गुजरात साइड से जो गुजरती है, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है ना। अगेन जहाँ पे नदी है वहाँ पे आपको रोड्स भी डेवलप हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। फिर कावेरी पट्टा, कावेरी पट्टनम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिटी, यहाँ पे चाइना और फारिस के साथ वही सिल्क, वूल, कॉटन, कोरल्स, पर्ल्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स, शिप बिल्डिंग का होता था। फिर तमरालिप्टी, ये ग्रेटेस्ट पोर्ट्स था जो समुद्र और जमीन के साथ जोड़ते थे। अलग अलग नाम है और आज का सबका रोल बदल गया है, ठीक है ना। अब जैसे सूरत साड़ियों के लिए फेमस है, कुछ लोगों ने रिटेन किया है आज भी दुबई में पर्ल्स का, लेकिन कम हो गया है। बट मेन धंधा शुरू किया था, वक्त के साथ साथ उस जगह की पहचान बदली, ठीक है ना। ब्रिटिश जैसे आ गए तो ये सब उन्होंने बंद करना शुरू किया।
और वही ब्रिटिश में लेकर जाकर थोड़ा बहुत उसमें चेंज करके वापस इंडिया में 10 से 20 गुना महंगा कर दिया। आज कई बार मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, भारत 80% मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से खरीदता है, और इंडिया में जो बनता है रिमेनिंग 20% उसका भी 85% एक ही जगह बनता है, सूरत। उधर भी सूरत है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का डिमांड इतना है कि आप 3 लाख का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाओ तो बिकता है 12 लाख में, 400%। सो जैसे ब्रिटिशर्स आए तो इंडियन इकोनॉमी का पूरा एक्सपोर्टर सब बदलना शुरू हुआ। वो लोग इंडिया से सब, आज भी कोहिनूर जो है वो इनके पास है, इंग्लैंड के पास है। और जो वहाँ की अब जिसकी डेथ हुई राजकुमारी, वो अपने मुकुट में इधर लगाया हुआ है, और कहा जाता है वो डायमंड कितना ट्रैवल किया, कोहिनूर हीरा, वो मुगल्स में अफगानिस्तान गया, वापस इंडिया में आया, लास्ट में ब्रिटिशर्स लेकर गए। वो भी एक 8 साल के बच्चा जो था छोटा, उससे साइन करवा के कि मैं अपनी खुशी से गिफ्ट दे रहा हूँ, बेवकूफ़ बना के लेकर गए। सो ब्रिटिशर्स ने कोहिनूर डायमंड छल से लिया है, 8 साल के बच्चे को क्या पता। और जब वो बड़ा हुआ तो बहुत सारा ट्राई किया लेकिन नहीं मिल पाया, वो उन लोगों ने रख लिया और फिर इसमें डाल दिया, ना उन्होंने लौटाया। आज भी बहुत सारे तलवारें जो औरंगजेब के टाइम के आपको ब्रिटिश के म्यूजियम में मिल जाएंगे, उन लोगों ने लौटाना चाहिए था इंडिया को, जो इंडिया का है। तो बोलते ना, अब क्या हुआ, जो सोने की चिड़िया थी इंडिया, वो सब लूट के लेकर गए और बना लंदन। लंदन इंडिया के पैसों से बना। तो इंडिपेंडेंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सब कुछ तो जा चुका था, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन चुका था। जो ये साइड का पाकिस्तान है, और बाद में अपन ने ये पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश बना दिया 1971 के वॉर में, जो दिसंबर में हुआ था। सो हमने ध्यान देना शुरू किया एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर ही अपने पास था। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने डिफेंस में, क्योंकि चाइना के साथ 61-62 में वॉर हुआ था, आई थिंक 65 में हुआ था, और हम हारे भी थे चाइना से वॉर। हम पाकिस्तान को हर वॉर हराए, लेकिन चाइना से हम हारे थे क्योंकि अपने पास एमुनिशन नहीं था। और फिर उस समय के प्रधानमंत्री का मानना था कि चाइना अटैक नहीं करेगा, और डिफेंस मिनिस्टर तैयार नहीं था, तो इसकी वजह से अपन हार गए। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्या हुआ, वक्त बीता, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैं अपने को कब्जा किया था। उस समय इंडिया में 2 फॉरेन के कंपनीज थे, IBM और कोका कोला। अब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी फॉरेन की कंपनी थी, तो उन्होंने IBM और कोका कोला को इंडिया से हकाल दिया, फॉरेन की कंपनीज को आने नहीं दिया, क्योंकि उनको जो इंडिया को कब्जा फॉरेन कंपनी ने किया था। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉरेन कंपनीज आ नहीं रहे थे, अपने देश का क्वालिटी सिर्फ मेन तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स था। तो सडनली अपने देश ने पाया, जो आज पाकिस्तान की हालत है, अपने पास सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तो इंडिया, जैसे जो आज पाकिस्तान डूब रहा है ना, आपने बिल पे नहीं किया तो आप इंसॉल्वेंट मतलब संपत्ति कम, लायबिलिटी ज़्यादा घोषित करोगे तो आपको कोई पेट्रोल भी देगा नहीं, अपना देश बर्बाद हो गया होता। 1991 में ये बात है। उस समय के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, भागते भागते लोग गए IMF के पास, जो आज पाकिस्तान जा रहा है। IMF ने शर्त रखा कि आप फॉरेन कंपनीज को आने देते नहीं हो, आपका जो डॉलर वैल्यू है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक्स का राजा है वो तय करता है, आप मार्केट बेस्ड क्यों नहीं करते। हमको मानना पड़ा। जो आज पाकिस्तान का पेट्रोल का दाम 100-125 था, आज 250 रुपया हो गया, क्योंकि IMF ने बोला तुम सब्सिडी देना बंद करो, 250 रुपया कर दिया। सो भारत ने माना, तो भारत को IMF से लोन मिल गया। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो फॉरेन एक्सचेंज के लोन्स देता है। वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस के लिए लोन देता है। तो IMF ने अपने को कर्जा दिया, अपन बच गए, तो अपन ने फॉरेन कंपनीज को आने को दिया, तो धड़ाधड़ फोर्ड आ गए, मर्सिडीज आ गए, और उसके बाद इंडिया का तस्वीर बदल गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आया तो हमने वो अडॉप्ट भी किया। फोर्ड आया तो महिंद्रा के साथ टाइप किया था, महिंद्रा फोर्ड। मर्सिडीज आया तो टाटा के साथ, वैसे भी टाटा की पहली ट्रक TMB 512 टाटा मर्सिडीज बेंज 1950 में लॉन्च हुई थी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट चेंज होते गए,
कांग्रेस ने भी अपना काम किया, बीजेपी ने भी अपना काम किया। प्रेजेंट गवर्नमेंट मेक इन इंडिया कैंपेन कर रही है। हम आईफोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत में 210 मोबाइल या एक्सेसरीज की कंपनीज है। आज हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, आज हम इंपोर्ट लगभग नहीं करते, हम सब इंडिया में बनाते हैं। आईफोन 14 भी इंडिया में बनता है। उसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो बनाती है आईफोन, उसका नाम है फॉक्सकॉन। मैं लिख के बताता हूँ, ये फॉक्सकॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी बोलते ना मैन्युफैक्चरर, जैसे चैनल पार्टनर्स बोलते हैं, ये ताइवानीज कंपनी है। साउथ इंडिया में फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। फॉक्सकॉन को तुम जानते नहीं हो, पर तुम एप्पल को जानते हो। एप्पल, सैमसंग, सोनी सब फॉक्सकॉन से बनवाते हैं। तो फॉक्सकॉन, एप्पल आईफोन बनाएगा बट थप्पा एप्पल का लगेगा, किसी को फॉक्सकॉन पता नहीं। फॉक्सकॉन ने थोड़ी डेवलप किया है, डेवलप फोन आईफोन एप्पल ने किया है। तो आईफोन बोलता है देखो ये मटेरियल, ये मशीन, तो वो सिर्फ जोड़ते हैं, डिजाइन वो लोग नहीं करते। प्रोडक्ट डिजाइन कौन करता है? एप्पल। बनाता कौन है? फॉक्सकॉन। थप्पा किसका लगता है? एप्पल का। एप्पल फॉक्सकॉन को पैसा देता है। 1.25 लाख का मोबाइल है तो 60,000 देता होगा, फिर डीलर मार्जिन सब मिलाकर मार्केट में बन जाता है 1,25,000। आज फॉक्सकॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। आया समझ में? तो इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक था कि भाई हम बनाते ही नहीं है कुछ। हम 2 लाख करोड़, दो भी नहीं 5 लाख, 2 लाख करोड़ का तो उस समय ऑयल का बिल आ रहा था कुछ, तो 5 लाख करोड़ का तो हम मोबाइल फोन से इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईफोन और सैमसंग जोरदार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई। तो ये स्टोरी थी इंडिया के बोलते हैं ना रोल ऑफ कॉमर्स इन द इंडिया डेवलपमेंट का। आया समझ में सबको? तो यहाँ पे ये खत्म होता है। कौन सा क्वेश्चन? रोल क्या था आपका? रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।